हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज विनय सिंह और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि लॉ को समझना क्यों जरूरी है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये जाना। आज हम लोग उसी वीडियो लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजें जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोगों ने आईपीसी को समझा पिछले वीडियो में, सीआरपीसी, सीपीसी को समझा और एविडेंस एक्ट। ये सब हमारे कोडिफाइड लॉ के अंतर्गत आते हैं। जैसे आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड 1860, 1860 का है ये। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 और एविडेंस एक्ट 1872। तो ये इसका नेम हो गया। इसके अलावा एक चीज हम लोगों को और समझनी है, कॉन्स्टिट्यूशन को। तो देखिए, आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं और सीआरपीसी में 484 सेक्शन है। सीपीसी में हमारे 158 सेक्शन है और एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन है और कॉन्स्टिट्यूशन में 395 सेक्शन नहीं बोला जाता है, यहाँ पर आर्टिकल बोला जाता है, आर्टिकल है। बाकी सारे जो हमारे कोड है वहां पर सेक्शन बोलेंगे कि यहाँ पे 511 सेक्शन है, यहाँ पे 484 सेक्शन है, यहाँ पर 158 सेक्शन है, यहाँ पे 167 सेक्शन है, लेकिन यहाँ पे 395 आर्टिकल है। ये 511 सेक्शन जो है वो 23 चैप्टर में डिवाइड है, 23 चैप्टर में कैटेगराइज है। यहाँ पे 37 चैप्टर है और यहाँ पर 11 चैप्टर है और यहाँ पर भी 11 चैप्टर है। तेईस चैप्टर के अलावा यहाँ पर बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सीआरपीसी में यहाँ पर 2 शेड्यूल हैं, शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड दिया गया है। इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन 12 पार्ट्स में, ये 395 जो आर्टिकल्स हैं वो 12 पार्ट्स में डिवाइड होके 22 भागों में विभक्त करके कॉन्स्टिट्यूशन बना है। टोटल लेकिन 395 अनुच्छेद है। ये एक ओवरव्यू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट शेड्यूल जो है सीआरपीसी का, वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बताता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। और सेकेंड शेड्यूल जो है फॉर्म्स के बारे में बताता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी आप इसको समझ लीजिए, फिर अभी मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डालूंगा। और उसके बाद देखिए, सीपीसी में 158 सेक्शन के बाद फर्स्ट शेड्यूल, इसके फर्स्ट शेड्यूल में ऑर्डर दिए गए हैं जिनकी संख्या है 51 ऑर्डर टोटल कितने 51 ऑर्डर है। 51 ऑर्डर यहाँ पर जो दिए गए हैं वो इन ऑर्डर्स में रूल दिए गए हैं। रूल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो है एक एडजेक्टिव लॉ का पार्ट है, जिसमें सब्सटेंटिव का पोर्शन और प्रोसीजर का पोर्शन दोनों एक साथ दिखाया गया है। जो सेक्शंस है वो हमारे सब्सटेंटिव पार्ट को डिनोट कर रहे हैं, जबकि ऑर्डर्स जो हैं वो प्रोसीजर को बताएंगे। सीपीसी में इस तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। उसी तरीके से एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शंस, 11 चैप्टर। और कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा इनिशियली 1 के अप्लाई हुआ था, जब 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ, तब हमारे पास उस समय 8th शेड्यूल थे, 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन वो अब हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं। पहले हमारे पास स्टार्टिंग में इनिशियली हमारे पास 8 शेड्यूल हुआ करते थे, अब हमारे पास 12 शेड्यूल हो गए हैं।
तो ये है इसका एक फॉर्मेट, आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया या कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। अब देखिए मैं आपको कुछ बेयर एक्ट दिखाता हूँ। बेयर एक्ट मतलब अभी अगर मैं बात करूं, हमारे पास सबसे पहले जैसे आईपीसी लिखा है, तो आईपीसी की देखिए ये आपको इस तरीके की जो बुक होती है जिसमें ये 511 सेक्शन होंगे, 23 चैप्टर होंगे और इसका नाम होगा इंडियन पेनल कोड। एक्ट नंबर ये देखिए 45 1860 का। तो यही एक्ट नंबर 45 जो है एक्ट 1860 का, तो इसमें जब मैं खोलूंगा मैं इसको, इसमें टोटल 511 सेक्शन होंगे। टोटल 511 सेक्शन में क्या होगा, डेफिनेशन होगी और पनिशमेंट होगा, इसको हमें समझना है। और ये टोटल 23 चैप्टर में डिवाइड होगा। ये 511 सेक्शन जो होंगे वो 23 चैप्टर में डिवाइड होंगे, ये 23 चैप्टर इसमें दिए होंगे। ये आईपीसी की मैंने यहाँ पे बुक रख दी। और ये 23 चैप्टर में जैसे मैं अगर बात करूं, अगर थोड़ा अंदर बताऊं, तो जो 16 चैप्टर है तो वो हमारा किसके बारे में बताता है, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। और इसके जो सेक्शन दिए गए हैं वो 299 से 377 तक दिए गए हैं। 299 से लेकर 377 तक जो सेक्शंस हैं वो 16 चैप्टर में आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर वेटेज जो कहें हमारी जानकारी के लेवल से, तो वो इस 16 चैप्टर का बहुत ज़्यादा है। 511 धाराएं किस तरीके से 23 चैप्टर में विभक्त है, मैंने एक चैप्टर के 16 के बारे में आपको बताया। इसी तरीके से सभी पार्ट्स में कुछ ना कुछ सेक्शंस का एक बंडल टाइप में होगा तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा होगा। इस तरीके से ये आईपीसी को डिजाइन किया गया है। और इसको 1860 की आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पेनल कोड 1860, लेकिन ये इंप्लीमेंट हुई थी 1862 से। और इसको बनाने में अहम भूमिका थी लॉर्ड मैकाले साहब की, जो फर्स्ट लॉ कमीशन जब हमारा 1834 में बना तो उसके वो उस समय हेड भी थे और उन्होंने ही अपनी देखरेख में पूरा इसको एस्टेब्लिशमेंट कराया उस समय पर, जब 1857 की क्रांति हुई मंगल पांडे वाली। उसके बाद 1860 के बाद 62 में उन्होंने इसको लागू कर दिया। तो ये बुक हमारी हो गई इतनी मोटी, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पूरा नहीं, लेकिन मैं आपको एक समझाने की बात समझाऊंगा मैं आपको, धीरे धीरे आप समझिए। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग सिविल प्रोसीजर कोड की, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। देखिए ये बुक है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो ये आपकी एक बुक हो गई। इसी तरीके से जैसे इसमें 511 सेक्शन थे, इसमें 484 धाराएं होंगी। और इसको बोलते हैं, इस बुक को बुक नहीं बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं बेयर एक्ट। ये भी क्या है, बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट कभी कभी होती है यूनी लैंग्वेज में, मतलब सिंगल लैंग्वेज में होगी, या कभी कभी होगी बाई लैंग्वेज। बाई लैंग्वेज में मतलब जैसे आप इसको खोलोगे तो इधर का पोर्शन इंग्लिश में लिखा होगा और यही चीजें जो इंग्लिश में लिखी हुई है वही चीजें यहाँ पे हिंदी में लिखी होंगी। तो जब इस तरीके से होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। ये बाई लैंग्वेज है इसलिए थोड़ी मोटी दिख रही है, और ये सिर्फ इंग्लिश में है तो इस वजह से ये थोड़ी सी पतली दिख रही है। तो इससे आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बाई लैंग्वेज में है तो इसलिए थोड़ी मोटी दिख रही है। इसमें 484 धाराएं होंगी, 37 चैप्टर होंगे, और लास्ट में 2 शेड्यूल हैं। शेड्यूल फर्स्ट जो है वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस के बारे में बता रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। शेड्यूल फर्स्ट यहाँ लास्ट में आपको मिलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस। इसमें 6 तरीके के कॉलम बने हैं, कौन सा ऑफेंस, आईपीसी का ऑफेंस, क्योंकि ये आईपीसी ये दोनों मिलके क्या है, हमारे क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। ये दोनों हमारे क्रिमिनल लॉ का पार्ट है, क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। तो इसलिए सीआरपीसी में जो प्रोसीडिंग बताई गई है वो आईपीसी के जो डेफिनेशन और पनिशमेंट है उनको इम्प्लीमेंट कराना है हमें यहाँ पे ये समझना है। तो वही जो शेड्यूल फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंस, वो सबसे लास्ट में मिलेगा 484 धारा के बाद, मतलब 37वें चैप्टर के बाद फर्स्ट शेड्यूल जो है उसमें ऑफेंस को देखिए 6 कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। कौन सा ऑफेंस हमारा हिनियस होगा, कौन सा कॉग्निजेबल होगा, संज्ञेय होगा, कौन सा असंज्ञेय होगा, कौन सा बिलेबल होगा, कौन सा नॉन बिलेबल होगा, वो यहाँ से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। ये बुक मैं यहाँ पे रख देता हूँ जो कि हमको बता रहा है सीआरपीसी के बारे में, ये सीआरपीसी के बारे में बता रही। अब उसी तरीके से हमारी बाई लैंग्वेज बुक ये है एक सिविल प्रोसीजर कोड। ये भी देखिए सिविल प्रोसीजर कोड, ये किताब है हमारी
जो कि 1908 का है। तो ये बुक जो है इसमें 158 सेक्शन है और फर्स्ट शेड्यूल में 51 ऑर्डर दिए गए हैं। मतलब शुरू के पन्नों में 158 सेक्शन है और फर्स्ट शेड्यूल में 51 ऑर्डर दिए गए हैं। जैसे ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 4 है, सभी ऑर्डर्स में कुछ रूल दिए गए हैं। तो इस बुक को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये सीपीसी की एक बुक हो गई और ये हमारी लास्ट में देखिए बिल्कुल पतली सी एक बुक है, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। ये क्या है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। इसमें टोटल 167 सेक्शंस हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पर पार्ट इसमें 3 होते हैं और लेकिन चैप्टर्स जो है वो 11 चैप्टर है। 11 चैप्टर में उन पार्ट्स को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारी सारी अरेंजमेंट लग गया। फिर आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल होंगे और 22 भाग होंगे। 22 भाग होंगे और 12 शेड्यूल होंगे, जिसकी किताब मेरे पास ये है, जिसको बुक या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की, इनको सबको वेयर एक्ट बोलेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कोड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ठीक है। अब इसमें पूरे ये भी यूनि लैंग्वेज है मेरे पास, इंग्लिश में है। तो इसमें 395 अनुच्छेद होंगे, 12 अनुसूचियां होंगी, जो कि 22 भागों में विभक्त है। तो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब इन सबका इंटरलिंक्स हमें जनरेट करना है, क्रिएट करना है और इसको हमें पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से इतनी बात आपको समझ में आई। आप इन कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। और ये बुक्स जो हैं बेयर एक्ट, आप आराम से आप परचेज कर सकते हैं। मैं इनको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो अब जैसे कि आईपीसी है और सीआरपीसी है। आईपीसी क्या है? सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट था और ये क्या था? प्रोसीजरल लॉ को बता रहा था। लेकिन सीपीसी में क्या है? सब्सटेंटिव और प्रोसीजर दोनों एक जगह ही बताई गई है। यहाँ पे सब्सटेंटिव का पार्ट बता दिया गया है, यहाँ प्रोसीजर का पार्ट बता दिया गया है। तो उसको एक तरीके से एडजेक्टिव लॉ की कैटेगरी में भी ले आते हैं। यहाँ पे क्रिमिनल चीजों की बात करी गई है और यहाँ पे क्रिमिनल की प्रोसीडिंग बताई गई। यहाँ पर सिविल नेचर के ऑफेंस, सिविल नेचर के एक्ट होंगे और उनके लिए प्रोसेस क्या होगा वो यहाँ पर डिफाइन किया गया है सीपीसी में। और दोनों ही जो ये हमारे दोनों है, चाहे सीपीसी की प्रक्रिया हो चाहे सीआरपीसी की हो, दोनों प्रक्रिया में साक्ष्य हम एविडेंस एक्ट से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वहीं से हम कलेक्ट लेते हैं। बाकी और भी हैं, फॉरेंसिक वगैरह हैं, वो सब चीजें नहीं, लेकिन हम एकदम इनिशियल लेवल पे, बेसिक लेवल पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इन सभी को क्या कर रहा है? इन सभी को वैलिडिटी दे रहा है, मतलब वैलिड करता है, ठीक है, एम्पावर कर रहा है एक तरीके से। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को पावर दे रहा है, ठीक है। तो हमें ये सारी चीजें समझ लें, इसको आप एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए, जो भी नोट करना है, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके बाद हमारा सबसे ग्रैंड नॉर्म जो था, जब मैंने पिरामिडल से बनाया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर रखा था। तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो आइए कॉन्स्टिट्यूशन की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं और कैसे जो हमारे ये जो लॉ थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से ड्राइव कर रहे थे, वो प्रोविजंस कहाँ पे दिए गए उनको भी आज समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। जबकि हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हो गया था, लेकिन ये एक डेट थी जो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। इस दिन से हमारे देश में संविधान लागू हो गया था। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। लेकिन समझिए, देश की आज़ादी से पहले ही कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बना दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को बना दिया गया था, जो क्या कर रही थी? वो काम कर रही थी संविधान के निर्माण करने का, संविधान को बनाने का काम कर रही थी। और जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब उस समय तक ये समझिए कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो थी नहीं हमारे पास कि इलेक्शन से आई हो। तो वो तो ब्रिटिशर्स के इलेक्शन की हुए थे, तब वो गवर्नमेंट चल रही थी। तो उसी गवर्नमेंट को हटा दिया गया वहां पर, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, उन्होंने वहां पर उस पोजीशन को
टेक ओवर किया, और वो उस समय पे दो काम कर रहे थे, वो संविधान को बनाने का भी काम कर रहे थे और देश को चलाने का भी काम कर रहे थे, दो काम कर रहे थे। तो जब वो दो काम कर रहे थे, 26 जनवरी 1950 को उन्होंने संविधान बनाने का कार्य किया, और जिसे 26 नवंबर 1949 को पूरा कर दिया। और फिर हमारे संविधान लागू होने के बाद सबसे पहली बार जो इलेक्शन हुए वो 1951 से 1952 तक, मतलब यहाँ अक्टूबर में चालू हुए थे और यहाँ लगभग मार्च तक ये चुनाव चले थे, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, लोकसभा के चुनाव। इसके बाद ही इलेक्शन के बाद से फिर से कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये कहानी समझ में आती है हमको। और 26 जनवरी सन 1950 को जब संविधान हमारा लागू हो गया, तो संविधान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 20 या फिर पार्ट 20 बोले, 22 भागों में अगर विभक्त है तो पार्ट 20 में सिर्फ एक अनुच्छेद है जिसको बोलते हैं 368, आर्टिकल 368। ये क्या करता है, ये संविधान में किसी भी अनुच्छेद के अंदर अगर संविधान में संशोधन करना है तो ये संविधान का आर्टिकल जो 368 है वो पावर देता है किसको, पार्लियामेंट को। तो ये बात 368 में लिखी हुई है। तो आप समझिए, एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर, एक मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट करता हूँ और इसका क्वेश्चन आप सर्च करने की कोशिश करिएगा कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हो रहे हैं वो 1951 से 1952 के बीच में नेहरू जी ने कराया, लेकिन फर्स्ट अमेंडमेंट जो है, फर्स्ट संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट संविधान लागू होने के जस्ट बाद ही आप कर रहे हो और इलेक्शन होने से पहले कर रहे हो। फर्स्ट अमेंडमेंट की आप जब डेट जाके देखोगे तो वो 1951 की है, 1951 में जून के आसपास की है डेट, आप देखिएगा। तो जून 1951 के आसपास जब फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, तो एक प्रश्न ये भी उठता है कि जब संविधान सभा ने ही संविधान को बनाया, उसका निर्माण किया और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, लागू भी कर दिया, और लागू करने के बाद करीब 1 साल से भी ज्यादा के समय चलाने के बाद उनको समझ में आया कि इसमें कुछ गलतियां हैं, तब उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट को किया। फर्स्ट अमेंडमेंट को किया और फर्स्ट अमेंडमेंट में काफी चीजें उन्होंने करी थी, बेसिकली आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 और एक आर्टिकल इंसर्ट भी किया 31A, 31B, ये इंसर्ट भी किया। 9th शेड्यूल को इंसर्ट किया, 9th शेड्यूल एक बनाई गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 8 शेड्यूल तो थे ही, एक 9th शेड्यूल भी उसी समय पर बनाया गया फर्स्ट अमेंडमेंट से ही, और 31A, 31B को और जोड़ा गया, 15 और अनुच्छेद 19 में भी संविधान संशोधन करे गए। तो ये सब इसके अलावा भी कई आर्टिकल्स में संशोधन हुए। तो अगर आप इन जर्नी को अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि आखिर पहला संविधान संशोधन इनको करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आपको संविधान और इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आना चालू हो जाएगा। तो एक ये मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर एराइज हुआ, तो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा ध्यान करिए, थोड़ा समझने की कोशिश करिए और सर्च करिए। अब मैं आपको संविधान के अंदर की कुछ भी चीजें बताता हूँ, क्योंकि अभी आपको, अगर मैं इसके बारे में अगर डिटेल में जाऊंगा तो अभी आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको संविधान के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। लेकिन जो चीजें मैं बता रहा हूँ इसको बिल्कुल भी आप याद कर रखिए। 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हुआ, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हमारे 1951 से 52 के बीच में हुआ, अक्टूबर से मार्च के बीच में, मतलब अक्टूबर 1951 से मार्च 1952 तक हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शन चले, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू वापस से प्रधानमंत्री बने। और इससे पहले ही हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट हो गया, जो कि जाहिर सी बात है इसी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसी ने ही किया होगा। तो उन्होंने क्या करा, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 19 में और 31 से 31B और 9th शेड्यूल को उन्होंने ऐड किया। अच्छा, 9th शेड्यूल क्या था ये समझ लीजिए। 9th शेड्यूल एक ऐसा शेड्यूल है जिसका ब्यौरा 31B में दिया उन्होंने, 31B में उसका ब्यौरा देके एक 9th शेड्यूल ऐड किया, और ये बोला गया कि 9th शेड्यूल में अगर कोई भी अगर सब्जेक्ट मैटर को अगर हम डालेंगे, माने पार्लियामेंट ने अगर कोई भी नियम कानून या फिर कुछ भी एक ऐसा एक्ट या फिर लॉ बनाया
और उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया तो वो नॉन जस्टिसिएबल बाई कोर्ट होगा, मतलब उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज इन्होंने अपने आप को एम्पावर करा पार्लियामेंट ने। तो अगर इन्होंने एम्पावर करा तो क्यों करा, इसके पीछे की जर्नी को समझने के लिए आइए संविधान के अंदर की और कुछ बातें समझते हैं। इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है नोट करिए, फिर इसको रब किया जाए। एक बात और समझिए, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उसी के 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट देश में हालांकि पहले थी, उसका नाम कुछ और था। नाम क्या था वो आप हमको कमेंट में मुझको बताइएगा। और फिर 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और सुप्रीम कोर्ट उस दिन से चलने लगी। तो ये एक और बात उसमें जोड़ लीजिएगा। आइए उसमें समझते हैं हम लोग। अब इसमें समझिए 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 12 अनुसूचियां अभी के समय पे हैं, पहले 8 थी अब 12 हो गई हैं। और उसमें 395 अनुच्छेद को 22 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें से पार्ट 3 के बारे में अब मैं आपको बताना चालू करूंगा। पार्ट 3 किससे रिलेटेड है? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट तो देखिए पार्ट 3 जो है वो फंडामेंटल राइट के बारे में बता रहा है। और फंडामेंटल राइट को हम लोग बोलते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो होते हैं वो हमें 22 भागों में से एक भाग जो है, तीसरा भाग, वो मौलिक अधिकारों के बारे में बता रहा है। और वो कहां से कहां तक है? वो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक डिफाइन करे गए। आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट को बताया गया है। तो फंडामेंटल राइट जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान बन के लागू हुआ, तो उस समय पर हमारे पास कुल 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे। कौन कौन से हैं बताइए? 6 और 7। तो देखिए कौन कौन से थे। पहला था हमारे पास राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। पहले हमें समानता का अधिकार दिया गया। फिर राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। फिर राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भी हमें दिए गए। फिर हमारे पास क्या था? राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। फिर क्या है? 5th में हमें क्या दिया गया? रिलीजियस फ्रीडम के बाद हमें दिया गया राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। कल्चर एंड एजुकेशन। और फिर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी 31। फिर हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। तो समझिए हमारे पास 7 प्रकार के कौन कौन से दिए गए थे। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। कोई भी कल्चर है, किसी एक ऐसे समूह का कल्चर है जो कि बहुत ही नंबर्स में, संख्या में कम है, और वो किसी, जैसे कि हमारा एमपी में छत्तीसगढ़ हो गया, रायपुर वगैरह हो गया, वहाँ उनके रीजनल बहुत ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, वो उनके कल्चर है। तो सरकार ने कहा इन कल्चर्स को भी प्रमोट करना हमारा उनका एक फंडामेंटल राइट है, वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करें और जिंदा रखें। जैसे वो अगर किसी भी कल्चर को, अगर वो इवेंट को अगर सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं पर्टिकुलर किसी डेट पे, तारीख पे हर साल, तो उसको मनाएं और उनके एजुकेशन का पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन हमें एक फंडामेंटल राइट के रूप में दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का अधिकार, और राइट, और ये सभी जो राइट्स हैं, ये सभी राइट्स हैं
अगर आपके इन सभी राइट्सों का अगर वायलेशन होता है, हनन होता है, तो आपको क्या रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी, क्या मतलब उपचार दिए जाएंगे। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार क्या दिए जाएंगे, उसको 7वें प्रकार का एक मौलिक अधिकार के रूप में आपको बता दिया गया। तो 12 से लेके 35 तक हमारे पास ये इतने प्रकार के, 26 जनवरी 1950 को इतने प्रकार के हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये समझिए पूरे अगर फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके लिए एज ए व्यूअर, एज ए दर्शक, तो वो आपके लिए है। सबसे पहले तो आप फंडामेंटल राइट्स को जानिए, क्योंकि ये अधिकार जो है वो आपके ही हैं, बशर्ते आपको कितनी उसकी जानकारी है ये आपको खुद इसका आकलन करना है। लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स जो मिले हैं ये आपको ही मिले हैं, और इनकी पावर कितनी है बस मैं इस वीडियो के माध्यम से वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं राइट टू इक्वलिटी जो है वो कहां से कहां तक दिया गया है। वो आर्टिकल 14 से 18 तक दिया गया है। और राइट टू फ्रीडम 19 से 22 तक आर्टिकल है ये, मतलब 19, 20, 21, 22 जो है राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं। 23, 24 में क्या बताया गया, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात करी गई है। रिलीजियस फ्रीडम के बारे में कहां से कहां तक बात करी गई है, 25 से 28। और 29 और 30 में बात करी गई है किसकी, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन की। राइट टू प्रॉपर्टी हमें कहां पे बताया गया है, आर्टिकल 31 में बताया गया है, बताया गया था अगर हम बोलें, क्योंकि उस समय 26 जनवरी 1950 पे हम लोग चल रहे हैं, तो उस समय पे यहाँ पे 31 में बताया गया था। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वो हमें 32 से 35 के बीच में प्रोवाइड करी गई है। तो अब ये समझिए, मैंने यहाँ पर 2 आर्टिकल नहीं लिखे, देखिए मैंने यहाँ 14 से स्टार्ट करा, मैंने एक आर्टिकल 12 को नहीं आपको बताया और एक आर्टिकल 13 को नहीं बताया। तो बेसिकली फंडा एक समानता का अधिकार क्या है, जब अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में आप पढ़ोगे तो मैं कई प्रकार की समानता के बारे में बात करी गई है, जिसका हम सभी को राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करी गई है। कानून के समय सभी को अधिकार है, जैसे फ्रीडम की बात करी गई, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बात करी गई इसमें, जैसे अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, तो वो आपको क्या है, दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, पर्सनल लिबर्टी, और इस तरीके से आपके सारे राइट्स दिए गए हैं। लेकिन असल सवाल अब उठता है कि ये राइट्स हमें जो, ये तो पता चल रहा है कि हमको दिए गए हैं, लेकिन किसके अगेंस्ट दिए गए हैं, प्रश्न ये हमारा उठता है कि ये राइट्स जो हमको दिए गए हैं वो किसके अगेंस्ट दिए गए हैं, मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, किससे स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये सब हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हैं। ये सारे जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिले थे उस समय पे वो स्टेट के अगेंस्ट मिले थे। और स्टेट शब्द को कहाँ पे डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 12 में। आर्टिकल 12 में ये बताया गया है कि वो सभी बॉडी, वो सभी निकाय जो अनुच्छेद 12 में बताए गए हैं वही राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, और जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जहां जहां भी राज्य शब्द का इस्तेमाल होगा वो इसी आर्टिकल 12 से आप लोग देखोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेट क्या होते हैं। तो आप इसको जाके जब आप पढ़ोगे स्टेट को, तो स्टेट आप ये समझिए बहुत ज्यादा, मतलब आपको नहीं उसमें कुछ पढ़ने को मिलेगा खास तौर पर कि आपको बहुत ज्यादा डिटेल में समझ में आता है कि कौन सी, क्योंकि आप खुद से आप प्रश्न करिए कि स्टेट क्या क्या है, किसके अगेंस्ट हमको मिल सकता है, तो आप जनरली ये समझिए ये कॉम्प्लिकेटेड अपने आप में एक चीज है जो डिस्कशन का सब्जेक्ट है, तो इसके अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। बाकी इसमें कई केस लॉ वगैरह भी हुए हैं, जैसे आरडी सेक्टी की गाइडलाइन थी, उसमें कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि कौन कौन से पैरामीटर है जिनके माध्यम से हम चेक कर सकते हैं कोई बॉडी स्टेट है कि नहीं। जैसे बीसीसीआई जो है, बीसीसीआई क्या स्टेट की कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है, ये आप लोग मुझको बताइए पता करके। अगर वो स्टेट कैटेगरी में आता है तो ये सारे बीसीसीआई का अगर कोई चेयरमैन है, बॉडी है, उसके अंतर्गत अगर इनमें से किसी भी राइट्स का आपका वायलेशन होता है तो आप उससे कंपनसेशन लेने के लिए लाइबल होगे। आप इस तरीके से भी समझिए, और ये भी समझिए कि स्टेट के ऊपर भी तो एक जिम्मेदारी है, स्टेट जो गवर्नमेंट है जो स्टेट के अंतर्गत आ रही है,
तो वो भी तो सोचेगी कि मैं स्टेट की कैटेगरी से बाहर हो जाऊं। अगर मैं बाहर हो जाऊंगी तो मेरी लाइबिलिटी कम हो जाएगी कि मुझे इनके अगेंस्ट कंपनसेशन देने के लिए ये कोर्ट बुला सकते हैं, क्योंकि ये जो सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो हैं, वो जस्टिसिएबल बाई कोर्ट है, जस्टिसिएबल बाई कोर्ट। मतलब कि अगर आपके किसी भी मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप उस कैटेगरी में अनुच्छेद, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में अनुच्छेद 32 है, इसके तहत डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके की इसमें रिट के बारे में बात करता है, जो जारी करके आपको प्रोटेक्शन देगा अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन अगर बेफिजूल हो रहा है। आपने कोई क्राइम नहीं किया, कुछ भी नहीं करा है, साइलेंटली आप अपना ऑनेस्टली पूरा काम कर रहे थे, लेकिन उसके अलावा कोई स्टेट की ऐसी बॉडी है या स्टेट जिसको जो वो बॉडी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही है, उसने आपका वायलेशन किया है किसी भी राइट का जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अनुच्छेद 32 के तहत। तो ये इतने पावरफुल है, ये समझिए। तो क्या हम डायरेक्ट हमेशा सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे क्या? क्या कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट जाएं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंडिया में 28 राज्य हैं, तो सभी के लिए पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसे साउथ के लोग अगर हैं। तो हाई कोर्ट के लिए कोई अगर प्रावधान है क्या? तो है प्रावधान, वो अनुच्छेद 226 के तहत हम लोग आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। अगर हम चाहें तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। वो भी किस केस में? जब हमारे इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ तक मुझे समझ में आया कि अनुच्छेद 12 आपको समझ में आ पा रहा है, वो स्टेट की बात कर रहा है। और अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। और मुझे ये लग रहा है कि अब वीडियो को थोड़ा स्टॉप करते हैं, क्योंकि 13 को अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और थोड़ा आपको भी समझने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट डिलीवर करूँगा, जिससे आप उन कंटेंट को कैप्चर कर सके। तो अभी हम लोगों ने किसकी किसकी बात कर ली, और मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो आप राइट टू इक्वलिटी क्या है, समानता का अधिकार क्या है, आप इसको एक बार ओरली पढ़ेंगे। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन जो हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का हमें क्या अधिकार दिया गया है, कल्चर और एजुकेशन में हमें किस तरीके के अधिकार प्राप्त हैं, और राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार हमें। ये मैं उस समय पे बात कर रहा हूँ। ये अभी कुछ लोग आप में से कहेंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में हमारे अब नहीं है इस समय पे। मतलब आज की अगर बात करें, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है जनवरी 2024 में, तो उस आज तो हमारे पास ये राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, ये अब हमारे पास नहीं है। तो कुछ लोग कहेंगे कि अब हमारे पास 6 ही फंडामेंटल राइट है, तो बात आपकी सही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950 को। उस समय पर हमारे पास ये फंडामेंटल राइट के रूप में हुआ करता था। तो अनुच्छेद 13 को जब समझेंगे तब इसमें कॉन्फ्लिक्ट एक क्रिएट होगा कि इसको हटाना कोई आसान काम नहीं था, और इसको हटाना गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता था, वो सारी चीज़ों को समझेंगे। अभी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। तो आई होप आप इसमें से जो भी चीज़ें हैं नोट कर लीजिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने ये फंडामेंटल राइट के बाद में आपको उसका कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अमेंडमेंट जो क्यों हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट अभी इससे पहले जो हम लोगों ने बात करी है, उस सारी जर्नी को जो हम लोग मिलाएंगे, लिंक करेंगे, फिर हम लोग आईपीसी तक भी पहुंचेंगे, सीआरपीसी तक भी पहुंचेंगे, एविडेंस एक्ट का उसका इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे, और उसके बाद सीपीसी को भी देखेंगे। तो सारी चीज़ों को लिंक करना ही जहाँ पे सिर्फ काम है हमारा। क्योंकि लॉ इसीलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हमने इन चीज़ों को अलग पढ़ लिया, इसको अलग पढ़ लिया, आईपीसी को अलग पढ़ लिया, और सब चीज़ें आपस में लिंक ही नहीं हो रही, जबकि सब चीज़ें इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। तो इसको आप नोट करिए, और आपका ये होमवर्क है कि आप राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लॉयटेशन, और फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, कल्चर एंड एजुकेशन, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या है, इसके बारे में कुछ ना थोड़ा बहुत जानिएगा, कुछ नोट्स बनाइएगा। बाकी कुछ नहीं है आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस, आप इसको नोट करिए।